नमस्कार। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, वर्ण और वर्ण के बाद में हमने पढ़ा था अक्षर, ध्वनि। तो वर्ण ध्वनि में अंतर हम कर चुके थे। वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर होता है, तो मैंने आपको बताया था, जब हम किसी वर्ण को मौखिक रूप देते हैं तो वह वर्ण, मौखिक रूप देते हैं तो वह वर्ण है। जब उसको हम, ध्यान से समझना, जब किसी ध्वनि को मौखिक रूप देते हैं, या ऐसे कहें जब किसी वर्ण को मौखिक रूप देते हैं तो वो ध्वनि होता है, लेकिन जब किसी ध्वनि को लिखित रूप दे देते हैं तो वह वर्ण कहलाता है। तो वर्ण और ध्वनि अंतर हम कर चुके थे। वर्ण और ध्वनि के बाद में मैंने आपको बताया था अक्षर, और अक्षर में मैंने आपको बताया था जिसका क्या नहीं हो, क्षर नहीं हो, नाश नहीं हो, अर्थात मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश नहीं हो, हवा के एक ही प्रवाह में बोली जाने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं, अक्षर कहलाती हैं। और अक्षर में विशेष जो ध्यान रखना है, जो हमारी ध्वनि है उसका नाश नहीं होना चाहिए, एक ही प्रवाह में बोल देना चाहिए, वो होता है अक्षर। अब वर्ण ध्वनि अक्षर के बाद में आता है शब्द। वर्ण ध्वनि अक्षर तक हम बात कर चुके थे, अब बात करेंगे शब्द की। शब्द क्या होता है, किसे कहते हैं शब्द? तो देखिए, वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है शब्द। वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अर्थात जब वर्णों का, जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक पूर्ण अर्थ का बोध करा दे, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर पूर्ण अर्थ का बोध करा दें, तो उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द, और शब्दों का सार्थक समूह कहलाता है वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह कहलाता है वाक्य। तो यहां पर जो ध्यान देना है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब वर्णों का सार्थक समूह शब्द कैसे कहलाएगा, ध्यान से समझना। जैसे मैंने यहां लिख दिया, जैसे मैंने लिया के, ले, मैं। जब इन तीनों वर्णों को मिलाया तो एक शब्द बना, क्या, कलम। जब क, म और ल इनको आपस में मिलाया तो इनको जब हमने सार्थक समूह दे दिया तो क्या बना, कमल। इनसे मिलके क्या बना, कमल। लेकिन मैं इसको ऐसे लिख दूं, मकल। मैं इसको ऐसे लिख दूं, मकल। तो देखिए, इसमें का भी है, ला भी है और मां भी है। तो क्या ये शब्द है क्या, मकल? क्या इसको हम शब्द कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पूर्ण अर्थ का बोध नहीं हो रहा। क्या हमें इससे, मकल से किसी अर्थ का बोध हो रहा है क्या? अब ये नहीं है कि कह मैं ले वहां आ रहे तो मैं कह ले यहां भी आ गए तो ये शब्द हो गया, नहीं। वर्णों का सार्थक समूह होना चाहिए जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो, सही अर्थ हो। तो मकल का तो कोई अर्थ ही नहीं है। जब कोई अर्थ नहीं है तो ये शब्द हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई अर्थ होना चाहिए। तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर
पूर्ण अर्थ का बोध करा दें तो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इस प्रकार शब्दों का सार्थक समूह क्या है? वाक्य। और वर्णों का सार्थक समूह क्या है? शब्द। अब इसमें जो हमें सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, जो बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है, वो ये बात ध्यान रखना कि अर्थ के आधार पर, विशेष रूप से जो हमें बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। क्यों है? क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया था भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप से वर्ण है, मौखिक रूप से ध्वनि है। जब ना तो लिखित दे रखा हो ना मौखिक दे रखा हो, सीधा पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो वहां आपको उत्तर क्या देना है? वहां आपको उत्तर देना है वर्ण। ना लिखित दे ना मौखिक दे, सीधा पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण। अगर पूछता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो ऐसी स्थिति में आपका उत्तर होगा शब्द। क्यों? क्योंकि इस अकेले क का कोई अर्थ है क्या? नहीं है। इस अकेले लय का कोई अर्थ है क्या? नहीं है। इस अकेले मैं का कोई अर्थ है क्या? नहीं है। लेकिन जब ये मिलते हैं तो एक शब्द बनता है कलम। इस कलम का अर्थ है या नहीं है? अर्थ है। अकेले क का कोई अर्थ नहीं है, अकेले मैं का कोई अर्थ नहीं है और अकेले लय का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब ये मिलते हैं तो एक शब्द बनता है कमल, और कमल का अर्थ होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? शब्द होता है। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब शब्द के बाद जो बात आपको ध्यान से समझनी है, ये तो हमने लिखा वर्णों का सार्थक समूह। एक तो इसका ध्यान रखना, वर्णों का सार्थक समूह। एक होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह, और व्यवस्थित समूह कहलाता है वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। तो मैं यहां लिख रहा हूं वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कैसे कहलाता है, ध्यान से समझना। अंतर क्या है? वहां तो वर्णों का सार्थक समूह था, यहां व्यवस्थित समूह है। क्या अंतर होता है सार्थक और व्यवस्थित समूह में? ध्यान से समझना। जैसे मैंने यहां लिख दिया, ए के बाद में क्या आता है? आ। ई के बाद में क्या आती है? ई। अब इस प्रकार जब मैं वर्णों को व्यवस्थित समूह दे देता हूं तो ये क्या बनता है? वर्णमाला, वर्णों की माला। कैसे? जैसे मैंने बहुत सारे फूल लिए और उनको एक जगह इकट्ठा करके रख दिया, तो क्या इसको आप फूलमाला कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। लेकिन एक सुई और एक धागे के माध्यम से मैंने इन फूलों को क्या कर दिया?
व्यवस्थित कर दिया, और जब मैंने इनको व्यवस्थित कर दिया तो क्या बन गई? फूलमाला। इसे क्या कहेंगे? फूलमाला। जिस प्रकार फूलों का व्यवस्थित क्रम या समूह, फूलों का व्यवस्थित समूह फूलमाला कहलाता है, वैसे ही वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अगर मैं ए के बाद में लिख दूं यहां पर ई, और फिर आ के बाद में लिख दूं ओ, और फिर ऐसे लिखूं, तो क्या ये वर्णमाला हो सकती है क्या? क्या ये वर्णों का व्यवस्थित समूह है क्या? व्यवस्थित का मतलब होता है जैसा उनका क्रम है उसी व्यवस्था के अनुसार उनको स्थापित किया जाए। तो देखिए वर्णों का सार्थक समूह, अब सार्थक का मतलब है अर्थ होना चाहिए। अब ये बताइए कै के बाद में ले आता है क्या, या ले के बाद में मैं आता है? नहीं, लेकिन इनका सार्थक समूह है, अर्थ का बोध करा रहा है। लेकिन व्यवस्थित का मतलब है व्यवस्थित होना चाहिए कि ए के बाद में आएगा और ए के बाद में दीर्घी आएगी, ये व्यवस्थित है, वो सार्थक, क्योंकि कोई अर्थ निकल रहा है। इस प्रकार विशेष ध्यान रखना है कि वर्णों का सार्थक समूह तो शब्द है और वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है, ध्यान से समझना है। तो ये बात तो समझ आ गई होगी कि वर्णों का सार्थक समूह तो क्या है? शब्द है, और वर्णों का व्यवस्थित समूह है वर्णमाला है। अब शब्द लिख लिया हमने, शब्द की परिभाषा लिख ली, शब्द समझ में आ गया, तो शब्द के बाद में क्या आएगा? शब्द के बाद में आएगा वाक्य। वर्णमाला भी हमने समझ लिया, वर्णों का व्यवस्थित समूह है। शब्द के बाद में है वाक्य, और वाक्य क्या है? भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होता है, जिसका कोई ना कोई भाव होता है। अब अकेले शब्द का कोई भाव है क्या? मैंने कह दिया मोहन, तो मोहन का कोई भाव है क्या? मोहन का अर्थ है लेकिन भावार्थ नहीं है। भाव कब निकलेगा? जब हम कहेंगे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन का भावार्थ निकल रहा है, पुस्तक पढ़ता है। इस प्रकार भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वाक्य होगा। तो वाक्य क्या होता है? शब्दों का सार्थक समूह। वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। जैसे जैसे
यहां मैं लिख देता हूं, कृष्ण गाय चराता है, राधा गाना गाती है। कृष्ण गाय चराता है, राधा गाना गाती है। अब ये पूरे अर्थ का बोध करा रहा है नहीं करा रहा? हमें पूरे अर्थ का बोध हो रहा है नहीं हो रहा? कृष्ण गाय चराता है, पूरे अर्थ का बोध हो रहा है। राधा गाना गाती है, पूरे अर्थ का बोध हो रहा है। यदि मैं इसको ऐसे लिख देता, यदि कृष्ण गाय चराता, यदि राधा गाना गाती, तो ये वाक्य नहीं वाक्यांश होता, क्योंकि पूरे अर्थ का बोध नहीं हो रहा। तो इस प्रकार ध्यान रखना है कि पूरे अर्थ का बोध कराएगा जब दो या दो से अधिक शब्द मिले और पूरे अर्थ का बोध करा दें तो वाक्य कहलाता है। समझ में आ गया? तो ये बात विशेष ध्यान रखनी है। अब इसमें जो ध्यान रखना है, एक होता है वाक्यांश, वाक्य के बाद में क्या होता है? वाक्यांश। तो नाम से ही पता लग रहा होगा, वाक्य धन अंश, वाक्य धन अंश, वाक्य का एक हिस्सा, भाग, पूरे अर्थ का बोध नहीं कराएगा, लेकिन दो या दो से अधिक शब्द होंगे, पूरे अर्थ का बोध नहीं होगा। तो क्या है वाक्यांश? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं, शब्द मिलते तो हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं, परंतु पूरे अर्थ का बोध, परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाते हैं, पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाते हैं, वाक्यांश कहलाता है। वाक्यांश कहलाता है, वाक्यांश कहलाता है। जैसे जैसे मैं यहां लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया, जिसके जैसा, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। क्या हमें इससे पूरे अर्थ का बोध हो रहा है क्या? जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, अब क्या है? क्या पूरे अर्थ का बोध हुआ? जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो वह अद्वितीय होता है, यह पूरे अर्थ का बोध करा रहा है। जैसे मैंने यहां लिख दिया, ईश्वर पर विश्वास करने वाला, और इसको ध्यान से समझ लेना, ईश्वर पर विश्वास करने वाला, ईश्वर पर विश्वास करने वाला। अब क्या हुआ? अब क्या पता लगा इससे? ईश्वर पर विश्वास करने वाला कौन? कुछ पता लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। ईश्वर पर
पर विश्वास करने वाला आस्तिक होता है, ये पूरे अर्थ का बोध कराता, तब वाक्य होता। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाते हैं तो क्या कहलाता है? वाक्यांश कहलाता है। और जब दो या दो से अधिक शब्द मिले और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं तो वाक्य कहलाता है। तो ऊपर जैसे यहां लिखा था कृष्ण गाय चराता है तो पूरे अर्थ का बोध हो रहा है, राधा गाना गाती है पूरे अर्थ का बोध हो रहा है। जब पूरे अर्थ का बोध करा रहे हैं तो ये क्या होंगे? वाक्य। और पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पा रहे तो वाक्यांश होता है। तो ये बात विशेष ध्यान रखनी है। तो ये हो गए वाक्य और वाक्यांश। आगे समझिए। तो ये हो गया वाक्य और वाक्यांश। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है पद। सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है पद। क्या होता है पद? किसे कहते हैं पद? बहुत ध्यान से समझना है पद को, क्योंकि शब्द में और पद में बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। अब समझना शब्द और पद को। देखिए, यदि कोई शब्द अकेला आ रहा है तो वह शब्द है, लेकिन जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग हो गया तो वो शब्द ही क्या कहलाता है? पद कहलाता है। कोई शब्द अकेला आया तो वह शब्द है, लेकिन जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग हो गया तो पद कहलाता है। कैसे? समझना ध्यान से। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए वाक्य है, पूरे अर्थ का बोध हो रहा है, वाक्य है। अब पद क्या है ये समझना ध्यान से। देखो पहले समझ लो मोहन पे। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए और उसे व्याकरणिक रूप मिल जाए तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो मोहन यहां पर क्या है? पद है, वाक्य में प्रयोग हो रहा है। तो अब पुस्तक पर समझिए, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए और उसे व्याकरणिक रूप मिल जाए तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। यही कहानी सेम किसकी होती है? इनकी भी होती है। तो पढ़ता ये भी क्या है? पद है। अब इसमें व्याकरणिक रूप देके इसको नाम दे देंगे पद के साथ में। तो जैसे क्या पढ़ता है? पुस्तक, तो ये पद कर्म हो गया। कौन पढ़ता है? मोहन, तो ये पद कर्ता हो गया। पढ़ता क्रिया है तो ये पद क्रिया हो गई और है पद की सहायक क्रिया हो जाएगी। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाए और उसका अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए और व्याकरणिक रूप मिल जाए तो वह पद कहलाता है। तो पद की परिभाषा लिख रहा हूं, समझना ध्यान से। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ
संबंध स्थापित हो जाए और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए, तथा उस शब्द को व्याकरणिक रूप मिल जाए, तथा उस शब्द को व्याकरणिक रूप मिल जाए, तो वह पद कहलाता है। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए तथा उस शब्द को व्याकरणिक रूप मिल जाए तो वह पद कहलाता है। तो कैसे कहलाएगा पद? जैसे मैंने यहां लिख दिया महेश फुटबॉल खेलता है। महेश फुटबॉल खेलता है। देखिए ये इसमें समझना ध्यान से, महेश फुटबॉल खेलता है। अब इसमें महेश फुटबॉल खेलता है, तो महेश फुटबॉल खेलता है में क्या खेलता है? फुटबॉल। कौन खेलता है? महेश। और खेलता क्या है? क्रिया। तो इसमें महेश क्या हो जाएगा? पदकर्ता। तो जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए और उसे व्याकरणिक रूप मिल जाए तो वह पद कहलाता है। ये फुटबॉल क्या है? पद कर्म। और खेलता क्या है? पद क्रिया। तो जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए और उसे व्याकरणिक रूप दे दिया हमने, ये पद कर्ता, ये पद कर्म, ये क्रिया, तो ये क्रिया, कर्म और कर्ता और इनको व्याकरणिक रूप मिल गया तो वह पद कहलाता है। तो ये पद कर्ता, पद कर्म और पद क्रिया हो गए। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है विशेष रूप से, वो क्या ध्यान रखनी है? जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है, जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द होता है। तो वह शब्द होता है। जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द होता है। लेकिन जब इसी शब्द को जब उसी शब्द को
लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो वह पद कहलाता है। तो वह पद कहलाता है। जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द होता है, लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वह पद कहलाता है। अब देखो यहां समझना, मैंने अकेला लिख दिया मोहन या महेश, तो ये महेश क्या है? शब्द है। ये महेश क्या है? शब्द है। और मैंने यहां पर रेखांकित करके पूछ लिया कि रेखांकित महेश क्या है, तो यहां महेश क्या है? पद है। तो जब महेश अकेला आया तो शब्द था, लेकिन जब महेश को वाक्य में प्रयोग कर दिया तो अब ये क्या बन गया? पद बन गया। तो जैसे फुटबॉल अकेला लिख दिया तो शब्द है, लेकिन वाक्य में प्रयोग कर दिया तो ये पद कहलाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग करेंगे तो वह शब्द होगा, लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वह पद होगा। तो ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझना। अब शब्दों का सार्थक समूह वाक्य है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य है, और जब वो शब्द अकेला है तो शब्द वाक्य में प्रयोग हो गया तो वही शब्द पद बन जाता है। तो ये बात ध्यान रखना। तो शब्द में और पद में अंतर समझ आ गया होगा। कोई शब्द अकेला है तो शब्द वाक्य में प्रयोग हो गया तो वही शब्द पद है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पद। अब पद के बाद में लिखिए हल या हलंत। आगे समझिए, हल या हलंत, हल धन अंत। हल या हलंत क्या होता है? ये हल वो नहीं है समाधान वाला, या बलराम का हथियार हल नहीं है। ये किसान का जो औजार होता है हल, वो हल नहीं है, या समाधान नहीं है। ये हल हलंत वाला है। अब इसका कैसे करेंगे? देखिए क्या होता है हल या हलंत। प्रत्येक व्यंजन वर्ण किसके सहयोग से बोला जाता है? स्वर के सहयोग से। जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर देते हैं तो वह व्यंजन कैसा हो जाता है? अधूरा। और इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए उसके नीचे क्या खींचते हैं? ये तिरछी रेखा। और ये तिरछी रेखा ही क्या कहलाती है? हल या हलंत कहलाती है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण किसके सहयोग से बोला जाता है? स्वर के सहयोग से। व्यंजन में से स्वर को अलग कर देते हैं तो वह व्यंजन कैसा हो जाता है? अधूरा। और इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे क्या खींचते हैं? एक तिरछी रेखा। और यही तिरछी रेखा क्या कहलाती है? हल या हलंत कहलाती है। तो ध्यान रखना, हल या हलंत हमेशा सीधे हाथ की तरफ लगता है। और एक चिन्ह आपने देखा होगा जो इस साइड में लगेगा उल्टे हाथ की तरफ, वो र होता है। जब रे के रूप पढ़ेंगे तो ये बात विस्तार से करेंगे। वहां यदि इधर लगा दिया तब तो ये क्या है? रे है। और इसको इधर लगा दिया तो ये क्या है? हल या हलंत है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि हल या हलंत क्या होता है। समझिए, प्रत्येक व्यंजन वर्ण, प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर के सहयोग से बोला जाता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर के सहयोग से बोला जाता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर के सहयोग से बोला जाता है। जब व्यंजन में से
स्वर को अलग कर दिया जाता है, जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया जाता है तो वह व्यंजन अधूरा हो जाता है। तो वह व्यंजन अधूरा हो जाता है। इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींची जाती है। एक तिरछी रेखा खींची जाती है। उसे ही हल या हलंत कहते हैं। उसे ही हल या हलंत कहते हैं। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण किसके सहयोग से बोला जाता है? स्वर के सहयोग से। जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर देते हैं तो वह व्यंजन कैसा हो जाता है? अधूरा। इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए उस व्यंजन के नीचे क्या खींचते हैं? तिरछी रेखा। वह तिरछी रेखा ही क्या कहलाती है? हल या हलंत कहलाती है। जैसे मैंने यहां लिख दिया क। अब ये का किसके सहयोग से बोला जा रहा है? स्वर के सहयोग से। और जब मैं इसमें से स्वर को अलग करूंगा तो ये व्यंजन कैसा हो जाएगा? अधूरा। और इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए इसके नीचे क्या खींच दी? तिरछी रेखा। ये तिरछी रेखा क्या है? हल या हलंत। इसी प्रकार मैंने लिख दिया की। तो इसमें कै को क्या कर दिया? हलंत। और इसमें से क्या निकल गई? दीर्घ ई की। ऐसे ही मैंने यहां लिख दिया पे। तो पै को क्या कर दिया? हलंत। और इसमें से क्या निकलेगा? ए। मैंने यहां लिख दिया हो। तो है में से क्या निकल जाएगा? ओ। तो है कैसा हो जाएगा? अधूरा। और इसको अधूरापन दर्शाने के लिए इसके नीचे क्या खींच दी? तिरछी रेखा। तो यही क्या है? हल या हलंत। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण किसके सहयोग से बोला जाता है? स्वर के सहयोग से। जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर देते हैं तो वह व्यंजन कैसा हो जाता है? अधूरा। और इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए उसके नीचे क्या खींचते हैं? तिरछी रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? हल या हलंत। ये क्या कहलाता है? हल या हलंत कहलाता है। अब आगे समझना मात्रा। क्या होती है मात्रा? किसे कहते हैं मात्रा? मात्रा क्या अर्थ होता है मात्रा का? देखिए ध्यान से समझना, मात्रा किसको कहते हैं? प्रत्येक स्वर के उच्चारण में कुछ ना कुछ समय लगता है
और जो समय लगता है उसी समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर के उच्चारण में कुछ ना कुछ समय लगता है, जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा है कि व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को, व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वरों का योग होता है, जब उनके साथ स्वरों का योग होता है तो उसी जो स्वरों का रूप, जो वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसी को मात्रा कहते हैं। तो स्वरों का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। तो देखिए मात्रा की परिभाषा लिख ले, किसे कहते हैं मात्रा? तो ऐसे कह सकते हैं स्वरों का वास्तविक रूप मात्रा कहलाता है। अर्थात इसको ऐसे कह सकते हैं, व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए, व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वरों का योग होता है, जब उनके साथ स्वरों का योग होता है व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वरों का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप, तब स्वर का वास्तविक रूप, तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है, स्वरों का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं, उसे मात्रा कहते हैं, उसे मात्रा कहते हैं। अब स्वरों की संख्या तो होती है 11, मात्राओं की संख्या होती है 10, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। लघु ए और दीर्घ ए, तो लघु ए की कोई मात्रा नहीं होती, दीर्घ आ की मात्रा होती है। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो ये तो बातें करी छोटे छोटे सी, जो शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, हलंत क्या होता है, वर्ण क्या होता है। तो ये तो हमने वर्ण विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा थी जो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये हो गई, ठीक है ना। अब समझिए आगे परिभाषाओं के बाद में अब हम बात करेंगे वो वर्ण विचार में
जब हमने वर्ण पढ़ा था, वर्ण की परिभाषा लिखी थी, तो मैंने आपको बताया था कि वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। अब बात करेंगे स्वर और व्यंजन की। तो सबसे पहले तो देखिए समझना स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है। स्वर और व्यंजन में जो अंतर होता है वो किसका अंतर होता है? नहीं का। स्वर और व्यंजन की परिभाषा में जो अंतर आएगा वो किसका आएगा? नहीं का। समझना ध्यान से, बहुत ही सरल और बहुत आसान परिभाषा है, थोड़ा सा ध्यान देना है। स्वर और व्यंजन की परिभाषा में क्या अंतर है? किसे कहते हैं स्वर, किसे कहते हैं व्यंजन? यदि स्वर की परिभाषा में नहीं जोड़ देंगे तो व्यंजन की परिभाषा बनेगी, और व्यंजन की परिभाषा में नहीं जोड़ देंगे तो स्वर की। अब समझो इसमें कैसे। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, स्वर, और होती है व्यंजन। किसका अंतर आया? नहीं का। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, स्वर, होती है व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर, स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित स्वर है, स्वरों के सहयोग से उच्चारित हो रही हैं तो व्यंजन है। अब एक तीसरी जो परिभाषा होती है वो क्या है समझो। हम जो कुछ भी बोलते हैं सबसे पहले क्या सक्रिय होते हैं? फेफड़े। हम जो कुछ भी बोलते हैं उसमें सबसे पहले क्या सक्रिय होते हैं? फेफड़े। फेफड़ों का क्या काम होता है? अंदर की हवा को बाहर फेंकना और बाहर की हवा को अंदर खींचना, ये काम होता है फेफड़ों का। फेफड़े ऐसे चलते हैं, अंदर की हवा को बाहर छोड़ते, बाहर की हवा को अंदर लेते हैं। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को, वाग यंत्र किसको कहते हैं? वाक धन यंत्र। वाक यंत्र किसको कहते हैं? वाक धन यंत्र। वाक माने होता है वाणी और यंत्र माने होता है साधन। और वाणी के साधन क्या होते हैं? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, जीवा है, काकल्य है, ये सब वाणी के साधन है। अगर वायु इनको स्पर्श करके बाहर निकल रही है तब तो व्यंजन है, और स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल रही है तो स्वर है। तो यहां एक परिभाषा और बन गई कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाए, स्वर है, और स्पर्श करके बाहर निकले तो व्यंजन है। तो किसका अंतर आया? नहीं का। स्पर्श करे तो व्यंजन, नहीं करे तो स्वर। तो मैंने आपको तीन परिभाषा बताई और तीनों परिभाषाओं में जो अंतर आया वो किसका आया? नहीं का। तो ये बात समझ आ गई होगी। तो स्वर और व्यंजन की परिभाषा में जो अंतर होता है वो नहीं का होता है। अब देखिए परिभाषा लिखते हैं स्वर की, समझना किसे कहते हैं स्वर, समझना ध्यान से। और स्वर को समझने से पहले हमें एक बात बहुत ध्यान से समझनी है। वो क्या समझनी है कि पेपर में बहुत बार प्रश्न आता है, तो मैं एक साथ लिख रहा हूं, सबको ध्यान से समझना। क्योंकि हमने वर्ण, ध्वनि, अक्षर, शब्द, वाक्य पढ़ लिए, अब उन सब का एक सार ले रहे हैं हम। उन सब का सार क्या है देखो समझना। सबसे पहले लिखा मैंने लिखित रूप से
भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। पहला ध्यान से समझना है, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। दूसरा लिख दिया मैंने मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। एक तो मैंने लिखा लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, दूसरा लिखा मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब मैं ना तो लिख रहा लिखित ना मौखिक, मैं सीधा लिख रहा हूं भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब ना तो मैंने लिखित लिखा और ना ही मौखिक लिखा, मैंने सीधा लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब इसका उत्तर क्या दोगे? अब इसके बाद में मैंने फिर क्या लिख दिया, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे पहले लिखा हमने लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। दूसरा लिखा मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। तीसरा लिखा अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, ना लिखित ना मौखिक, सीधा भाषा की सबसे छोटी इकाई। उसके बाद में लिखा अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, और उसके बाद में लिख दिया भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो अब इसका उत्तर क्या होगा, यह भी ध्यान से समझना है। तो ध्यान देना अब सबका, ये मैंने 5 प्रश्न बना दिए, पांचों प्रश्न को ध्यान से समझो। कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है घुमा के। तो सीधा पूछे कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होता है। क्या होगा? वर्ड। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ना लिखित है ना मौखिक, तो उत्तर होगा वर्ण। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होगा, और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होगा। क्या होगा? वाक्य होगा। यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ध्यान से समझनी है। अब यह बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि पूछ कैसे रहा है।
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है ये, इसलिए मैंने ये सारी चीज एक साथ एक ही जगह लिखा दी जो आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये भाषा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सब लिख दी। अब देखिए आगे बात करेंगे किस पर, तो मैं स्वर और व्यंजन में तो मैंने आपको अभी समझा दिया था, तो समझ चुके हो, तो अब तो सीधे लिखते हैं परिभाषा। स्वर, तो देखिए क्या होते हैं स्वर, किसे कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन की परिभाषा में जो अंतर आया था वो था नहीं का, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे स्वर की परिभाषा। तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। ये बात समझ आ गई। दो परिभाषाएं हो गई। सबसे पहली क्या थी? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। अब एक परिभाषा और बनती है इसी की, वो भी ध्यान से समझ लेना। अथवा करके लिख देता हूं मैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा, फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को, वाग यंत्र के किसी
अवयव को स्पर्श किए बिना वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है, स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। तो देखिए ये तीन परिभाषाएं हो गई स्वर की। सबसे पहली क्या लिखी हमने कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। अथवा वे जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है, स्वर कहलाते हैं। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब 11 कैसे कैसे होती है ध्यान से समझना। स्वरों की संख्या 11 होती है। अब 11 कैसे होती है? 11 कैसे होगी ये समझना ध्यान से। ए, आ, ई, उ, दीर्घ और री। ए, आई, ओ, औ। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। लेकिन मात्राओं की संख्या 10 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है, मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 10। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। 10 क्यों होती है? क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। तो देखिए मात्राओं की संख्या 10 होती है क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। अब 10 कैसे कैसे होगी? मात्राओं की संख्या 10 होती है। यहां लिख देता हूं मैं, मात्राओं की संख्या 10 होती है। क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए की मात्रा नहीं होती।
ए की कोई मात्रा नहीं होती। अब देखिए इसमें ध्यान से समझना, ए की कोई मात्रा होती है क्या? नहीं होती। दीर्घ आ की होती है, लघु ई की होती है, दीर्घ ई की होती है, लघु ऊ की होती है, दीर्घ ऊ की होती है, री की होती है, ए की होती है, आई की होती है, ओ की भी होती है और औ की होती है, लेकिन ए की कोई मात्रा नहीं होती। तो स्वरों की संख्या हो गई 11, मात्राओं की संख्या हो गई 10, क्योंकि ए की मात्रा नहीं होती। तो बाकी दीर्घ आ और सब की मात्रा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन जो री होती है इसको हटाने का प्रयास चल रहा है, अभी तक हटाया नहीं गया। तो जब तक स्वरों की संख्या 11 है, जब री हट जाएगी तो स्वरों की संख्या 10 हो जाएगी और मात्राओं की संख्या 9 हो जाएगी। तो अभी तो वर्तमान समय में स्वरों की संख्या 11 और मात्राओं की संख्या 10 है, तो अभी यही करना है। तो ये क्या हो गए? स्वर और स्वरों की परिभाषा। तो ये हो गया स्वर और स्वर की परिभाषा। अब देखिए आगे व्यंजन। अब बात करेंगे व्यंजन की। तो स्वर और व्यंजन की परिभाषा में आपको मैंने बताया था जो अंतर होता है वो किसका होता है? नहीं का। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? वे वर्ण जिनके उच्चारण में वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। अर्थात स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। अब फेफड़े वाली लिखने की जरूरत ही नहीं है, वहां लिख दी तो बस उसमें क्या करना है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श करके बाहर निकलती है, व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजनों की संख्या
व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। 33 कैसे होती है ये बात ध्यान से समझ लेना। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कैसे होती है 33 ये बात भी हमें पता होना आवश्यक है। देखो यहां पर ध्यान से, कैसे होगी 33? का से लेकर मां तक कितने वर्ण होते हैं? 25। का से लेकर मां तक कितने वर्ण होते हैं? 25। इन 25 वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ये रे ले वे ये कितने होते हैं वर्ण? 4। इन 4 वर्णों को क्या कहते हैं? ये 4 वर्ण कहलाते हैं अंतःस्थ। ये 4 वर्ण क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ। व्यंजन। तीनों से और है, इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। इन 4 को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ध्यान से समझिए, यहां पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। कैसे होती है 33? का से लेकर मां तक कितने वर्ण होते हैं? 25, जिन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। यर लेवे होते हैं 4, जिन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। तीनों से और है मिला के 4 ऊष्म वर्णों को कितने हो गए? जब 4 ऊष्म वर्ण और मिला दिए तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 33। तो ये 33 वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात, एक बहुत ही अच्छी बात जो हमारे समझ में आनी चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या तो हो गई 44। कैसे? 11 स्वर और 33 व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या तो कितनी हो गई? 44, और कुल वर्णों की संख्या होती है 52। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तो ध्यान से समझना। तो ये समझ में आ गया। तो हमने स्वरों की संख्या कितनी लिखी? 11। व्यंजनों की संख्या कितनी लिख दी? 33। अब बात करेंगे आगे हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछ लिया जाता है, महत्वपूर्ण ध्यान रखना। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या
कितनी होती है? 44। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। 44 कैसे है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। कैसे होती है 44? ये समझो एक बार तो। स्वर तो कितने हैं? 11। और व्यंजन कितने हैं? 33। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन कुल वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। कैसे होती है 52? ये बात भी हमें ध्यान से समझनी है, ध्यान रखनी है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या तो हो गई 44, लेकिन कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अब कुल वर्णों की संख्या 52 कैसे होती है, ये बात भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। समझना ध्यान से। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कैसे होती है ये समझना। सबसे पहले स्वर कितने हैं? 11। सबसे पहले लिखा हमने स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर 11 है, व्यंजन कितने होंगे? 33। उत्क्षिप्त वर्ण उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं 2। अयोगवाह, तो स्वर व्यंजन उत्क्षिप्त अयोगवाह। दो होते हैं। और जो इसका अगला भेद है वो है संयुक्त व्यंजन। कुल वर्णों को हमने कितने भागों में बांट लिया? 5। तो देखिए इसमें ध्यान से समझना। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। उत्क्षिप्त वर्ण कितने होते हैं? 2। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? 2। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। ये भी 2 और ये कितने होते हैं? 4। तो ये जब कुल करेंगे तो ये कुल कितने होंगे? 52। देखिए 11, 33, 44, 46, 48 और 4 52। अब देखिए कैसे कैसे है। स्वर कितने थे? 11। स्वर कितने थे? 11। कौन से थे? ऐसे औ तक।
तो ये तो आप लिख ही चुके हो स्वर पहले। व्यंजन 33 आप लिख ही चुके हो। उत्क्षिप्त जो दो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दो, अड और अढ, दो होते हैं कौन से? उत्क्षिप्त व्यंजन। अयोग वाह कितने होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? अंग और ए, ये दो होते हैं अयोग वाह। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? चार। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्या, छ, त्र, ज्या और श्र। छ, त्र, ज्या और श्र। अब जो ये छह है ये किससे मिलके बनता है? क और स से। छह किससे मिलके बनता है? अधूरा क और पूरा स। त्र बनता है अधूरा त और पूरा र। ज्या बनता है अधूरा ज और पूरा या। और स्र बनता है अधूरा स और पूरा र। इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी? 52। कैसे कैसे हुई 52 ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला वर्णों की संख्या 44 है, कुल वर्णों की संख्या 52 है। 52 कैसे कैसे है ये पूरा मैंने विस्तार से लिख दिया। तो आपको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या और कुल वर्णों की संख्या। अब हम उत्क्षिप्त, अयोग, वाह, संयुक्त व्यंजन इन सब पे बहुत विस्तार से बात करेंगे, इन सभी पर बहुत विस्तार से बात करेंगे। लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है? और आपसे पेपर में प्रश्न पूछ लिया कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है, तो आपने कर दिया 44। आपसे प्रश्न पूछ लिया हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है, आपने कर दिया 52। और कई किताबों में हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 44 लिख रखी है, कई में 46 लिखी है, कई में 47 है, कई में 48 है, कई में 52 है और कई में 56 है। अब क्या करोगे, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। तो आपके पास में कोई ऐसा ठोस सबूत होना चाहिए, कोई ऐसा ठोस प्रूफ होना चाहिए जिसके माध्यम से अगर परीक्षा में आपका प्रश्न गलत कर भी दिया तो रिट के माध्यम से आप कह सको कि ये देखो यहां लिख रखा है कि कुल वर्णों की संख्या 52 है। तो ऐसे ठोस सबूत आपके पास होने बहुत जरूरी हैं। तो ऐसे ठोस सबूत आपको मैं 2 लिखाता हूं, नोट करके उनको विशेष ध्यान रखना, उनका विशेष ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। तो ऐसे ठोस सबूत हम लिखें, तो ये बात तो आपके बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहां पर हम ठोस सबूत लिखते हैं, तो इसको समझना। विशेष करके लिखेंगे, विशेष। और विशेष करके लिखेंगे कि हिंदी, सबसे पहला लिखेंगे हिंदी निदेशालय, हिंदी निदेशालय
1966 के अनुसार, हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार कुल वर्णों की संख्या संख्या 52 मानी गई है। हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। दूसरा, हिंदी की मानक लिपि, हिंदी की मानक लिपि, और हिंदी की मानक लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी की मानक लिपि देवनागरी के अनुसार, हिंदी की मानक लिपि देवनागरी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या हिंदी की मानक लिपि देवनागरी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। हिंदी की मानक लिपि देवनागरी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। तो अगर आपका ये प्रश्न आता है परीक्षा में तो ये ध्यान रखना कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 है और कुल वर्णों की संख्या 52 है। कैसे कैसे है ये बातें मैंने आपको बहुत विस्तार से समझा दी। अब आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो अभी तो कंफ्यूजन नहीं होगी, आप सबके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको हर चीज का पता होना चाहिए कि कोई है तो उसका कारण क्या है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, उसका मुख्य कारण क्या है, हर चीज के बारे में आपको पूर्ण रूप से पता होना चाहिए। तो ये तो बात करी आज हमने स्वर और व्यंजनों की, स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या। बाकी की बातें करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं, आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से नमस्कार।